My dear students, my name is Sanjay Singh. I joined YouTube channel as a chemistry teacher on the request of students and guardians. Then I promise it you that the 100% concept of chemistry can be explained only with 10% techniques. जो आज YouTube पर मेरे पुराने स्टूडेंट या जो अभी पढ़ रहे हैं वो देख रहे होंगे तो उन लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा कि संजय सर तो इस सब से दूर रहते थे, आज एकाएक इस चैनल पर कैसे आ गए। दोस्तों, मेरे जीवन में जब भी कोई नई क्रांति हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति कार्य करता है। YouTube पर आने के पीछे एक ईश्वरीय शक्ति मुझे गाइड की। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस YouTube चैनल पर लाने के लिए माँ सरस्वती ने मुझे स्वयं भेजा है। मैं स्वयं नहीं आया हूं, माँ सरस्वती ने मुझे बुलाया है। अब आप पूछिएगा कि क्या आप माँ सरस्वती का दर्शन करते हैं? करता हूं। घटनाक्रम सुन लीजिए। मैं पढ़ाकर नीचे आया तो इसी दुर्गा पूजा में एक मेरी छात्रा आकर मुझसे नीचे पूछी कि सर एक बात पूछना है। जो मेरे यहाँ पढ़े हैं वे लोग जानते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट कभी लूज टॉक नहीं करता है। तो वो डरते डरते स्टूडेंट आई और कहे कि सर एक बात कहना है। मैं पूछा कि केमिस्ट्री की बात है तो आराम से बोलो, फालतू बात है तो बाहर चली जाओ। तो बोली कि सर केमिस्ट्री की बात नहीं है लेकिन समाज के लिए एक उपयोगी बात है। मैं बोला बोलो क्या कह रही हो? तो बोली कि सर मेरी बहन दूर रहती है और जब मैं आपका टेक्निक उससे शेयर करता हूं तो वह रोते हुए कहती है कि क्या संजय सर की पढ़ाई मुझे नहीं मिल सकता है? तो मैं सोचा कि कोई ईश्वरीय शक्ति आज मुझे प्रेरित कर रहा है कि इस शहर और इस देश को दिशा निर्देश देने के लिए शायद माँ सरस्वती ने मुझे YouTube चैनल पर बुलाया है, मैं स्वयं नहीं। दोस्तों, अब केमिस्ट्री को टू इजी करना संजय का पहचान है। जो भी बच्चा मुझसे पढ़ा है उसको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि केमिस्ट्री जैसा विशाल कठिन विषय संजय के 2-3 टेक्निक पर टॉपिक घास भूसा जैसा हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे क्लासरूम में आपको मजा आता था आपको इस YouTube पर भी मजा आए। दोस्तों, आप यदि सहयोग कीजिएगा तो इस केमिस्ट्री को चुटकी बजाते बजाते आप तक अच्छी तरह से पहुंचा दूंगा। संजय रसायन विज्ञान के शिक्षक हैं लेकिन संस्कार के साथ रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं, जिस कारण आरा के बच्चों के
प्राण हैं। ट्वेल्थ क्लास का क्रैश कोर्स के लिए सब वीडियो तैयार हो रहा है, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा कि पहला वीडियो मैं तैयार करने जा 12 के बच्चों के लिए तैयार हो गया सार्वजनिक। सार्वजनिक कहने का मतलब कि 10th का बच्चा भी पढ़ेगा तो उसका भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन लड़ेगा। जो सर्विस का तैयारी कर रहा है उसके लिए भी 1-2 क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को केवल 12th तक ही सीमित मत रखिएगा। ये नौकरी दिलाने वाले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें भी संजय सर का ये क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। अब 12 का पहला यूनिट है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के इंट्रोडक्शन परिभाषा से मैं बहुत सा क्वेश्चन निकाल रहा हूं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक, गलनांक बात सुनिएगा, कि जिस ताप पर कोई पदार्थ गल जाता है, द्रवित हो जाता है। ऐसे तो एडवांस कंसेप्ट यह है कि जब ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों साम्य अवस्था में रहते हैं तो उस तापक्रम को हम लोग गलनांक कहते हैं या द्रवनांक कहते हैं। लेकिन हम लोग समान समझने की भाषा में यह कहेंगे कि जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रवित होता है, गलित होता है, वही उस पदार्थ का गलनांक या द्रवनांक कहलाता है। द्रवनांक का इंग्लिश मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत कठिन शब्द नहीं है। मेल्ट मतलब द्रवित होना, और जिस ताप पर द्रवित हो रहा है उसी ताप को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पॉइंट टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है कि किसी खास टेम्परेचर पर वह पदार्थ जाकर मेल्ट करेगा, द्रवित होगा। अब ठोस पदार्थ, अरे भाई एक दिन क्या हुआ, एक दिन हुआ क्या कि एक लड़का बर्फ फ्रिज से निकाल कर मेरा पनिया में डाल रहा था कि सर का पनिया थोड़ा ठंडा होगा। मैं पूछा कि अरे इधर आओ, ये बर्फ किस अवस्था में है? तो बोला कि सर ठोस अवस्था में है। मैं कहा कि अरे लग रहा है कि तुम संजय सर का चेला नहीं है, इसको अभी कमरे में थोड़ी देर रहने दो। जब वो थोड़े कमरे में रखा तो मैं पूछा कि अब किस अवस्था में है? तो बोला कि सर बर्फवा अब नहीं रहा। बोला क्या हो गया? अरे सर पानी बन गया। तब अब बताओ कि तुम्हारा बर्फ किस अवस्था में है? तब मजबूर होकर कहा कि सर ये तो द्रव अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कहा कि तुम ही कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ पर तो बड़े बड़े लोग इस पॉइंट पर कंफ्यूज होते हैं। किसी से पूछा जाए कि जल, अब पूछा जाए कि जल ठोस है कि द्रव है कि गैस है, तो कोई कोई बच्चा कहता है कि सर तीनों अवस्था में है। भाई यह आंसर गलत है, गलत है। मैं पूछा हूं कि जल किस अवस्था में है, तब आप कह रहे हैं कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में है। अरे भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर वह जो जल है वह बर्फ के रूप में है, मतलब ठोस अवस्था में है। लेकिन जब इसी जल को 100 डिग्री सेल्सियस
तक गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वही जल हमारा जल वाष्प हो जाता है। अब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प हो गया, तब भाई जब मैं कमरे में रखूंगा तो वह कमरे में जो जल है वह द्रव के रूप में है। अतः साइंटिफिक डिसीजन, जो साइंस पढ़ने वाला है वह किसी भी बात को दुनिया वाले हवा में उड़ा देते हैं वो मान लेगा नहीं भाई। विज्ञान जब भी चलता है तो प्रमाण के साथ चलता है, यदि प्रमाण नहीं है तो अरमान पूरा नहीं होगा। तब अंतिम स्थिति जो आप लोग, कितने लोग बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जल है क्या भाई, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तो अब कभी गलती मत कीजिएगा, जल को हमेशा द्रव कहिएगा। कोई पूछेगा कि क्यों, तो कहिएगा कि ठोस द्रव की पहचान मात्र एक ही बात से होती है कि वह कमरे के ताप पर कैसा है। तो जल कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहता है, इसलिए जल को न ठोस कहेंगे न गैस कहेंगे, जल को द्रव कहेंगे। अब आगे तो अभी मैं जो भी डिस्कशन किया वह ठोस अवस्था की परिभाषा पर डिस्कशन किया और उसको मैं लाकर मैं टांग दिया, स्थिर कर दिया मात्र एक पॉइंट पर, कमरे का ताप। मैं कहा था आप लोगों से वीडियो के शुरू में कि 100% केमिस्ट्री कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली विथ 10% टेक्निक, जो कि प्रमाणित हो रहा है। बस ठोस अवस्था के लिए बस एक ही देखना है कि कमरे के ताप पर वह किस स्थिति में है। अब आप लोग एक बात याद कर लीजिएगा कि कमरे का ताप कितना होता है। तो कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस, किसी किसी किताब में 27 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, लेकिन हमेशा मेजॉरिटी को फॉलो किया जाता है। तो मेजॉरिटी में कहा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो अधिकांश किताब में यही कहता है। अब आगे 25 डिग्री सेल्सियस पर इसमें से पारा और ब्रोमीन, ये दोनों द्रव के रूप में निश्चित रूप से पाए जाते हैं कमरे के ताप पर। अब गर्मी के दिनों में जब तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो उस स्थिति में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो द्रवित हो जाते हैं, जैसे गैलियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सब धातु 40 डिग्री सेल्सियस आते आते ये सब धातु भी द्रवित हो जाते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक? गैलियम से लेकर फ्रांसियम। तो अब यहाँ का कन्फ्यूजन पॉइंट, मेरे साथ रहिएगा तो एक ही बात पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है उसको मैं क्लियर कट आपके सामने रख दूंगा। तब बच्चों के दिक्कत होता है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अधिकांश बच्चे केवल पारा जानते हैं। आज आप नोट कर लीजिए, केवल पारा ही नहीं है, पारा है, गैलियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। ये चारों धातु द्रव अवस्था में रहते हैं। और ब्रोमीन धातु नहीं है, यह अधातु है। तो यह धातु में मात्र एक ही द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह है ब्रोमीन। तब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का सेंटर है। अब आगे देखिए पुनः क्वेश्चन, कौन कौन से तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। भाई मैं थोड़ी देर पहले बोला था
कि केवल यह 12 का वीडियो नहीं है, ये तो सार्वजनिक हो गया, कंपटीशन में भी आएगा, नीचे क्लास में भी आएगा, हायर क्लास में भी आएगा। तब पहले गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हम लोग यहीं पर याद कर लें। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो जो गैसीय अवस्था में है वह अधातु में भी होगा। मतलब कहने का मतलब कि ये जो भी गैसीय तत्व हैं, ये गैसीय तत्व अधातु भी हैं, नॉन मेटल। अधातु को इंग्लिश में नॉन मेटल कहा जाता है। तो जे भी आप गैसीय तत्व याद कीजिएगा, यह हेल्प कर देगा अधातुओं को याद करते समय। अधातुओं वाला लिस्ट और आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मेरे साथ याद कीजिए, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद देखिए आप लोग अक्रिय गैस, इनर्ट गैस जरूर पढ़े होंगे। इनर्ट गैस रेडॉन तक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये अक्रिय गैस हैं और ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये अधातु भी हैं। एक और क्वेश्चन कहीं आ सकता है कि अक्रिय गैस से क्या होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो भाई रे, ये गैसीय तत्व हैं और गैसीय तत्व अधातु होते हैं। अगला बात, हैलोजन समूह। हैलोजन समूह में दो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब बाकी और दो बच रहा है, उसको याद कर लीजिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिए गैसीय कैसे याद हो गया, हाइड्रोजन, इसके बाद अक्रिय गैस, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये भी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब द्रव एवं गैसीय तत्वों के अतिरिक्त अन्य जो भी तत्व बच रहे हैं, वे सभी तत्व ठोस अवस्था में रहेंगे। और पुनः क्वेश्चन देखिएगा, यहां से अब क्वेश्चन पुनः आएगा। कौन क्वेश्चन कहीं आ जाता है कि इनमें से कौन अधातु है, तब अभी अभी बात आया है, जो भी गैसीय तत्व है अधातु है। तो देखिएगा कि जो जो गैसीय वाला में आया है वह इसमें भी है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये अधातु में पहले था, अधातु में इसलिए आया कि गैसीय रूप में है। फिर पूरा हैलोजन समूह, उसमें से अभी थोड़ी देर पहले आप देखे थे कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसीय अवस्था में था, वो भी अभी अधातु में उपस्थित है। जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वह गैसीय अवस्था का है और वह भी पीछे आया है। पुनः देख लीजिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब देखिए ना भाई, बच कौन कौन गया, तो बच गया आपके पास ब्रोमीन। ये भी तो आप थोड़ी देर पहले देखबे किए थे जी कि ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर क्लियर क्लियर, ये भी क्लियर। कहाँ याद करना है भाई, एक जगह याद कीजिएगा, 5 जगह काम आ जाएगा। अब याद करने वाला में आयोडीन दिखाई पड़ा, फिर सल्फर दिखाई पड़ा, सेलेनियम दिखाई पड़ा, फास्फोरस दिखाई पड़ा और बोरॉन दिखाई पड़ा, कार्बन दिखाई पड़ा। एक बात यहीं पर एकदम ध्यान रखिएगा, यही खतरनाक है, यही खतरनाक है। दुनिया वाले अधिकांश किताबों में इसको उपधातु में लोग रखे हैं, लेकिन बोरन उपधातु नहीं होता है, अधातु होता है। इसका प्रमाण आप 11th के एनसीईआरटी किताब में पीरियोडिक टेबल और चैप्टर में आपको ही मिल जाएगा। तो अधातु याद कर लिए। अब
आगे धातु कौन कौन होंगे, उपधातु कौन कौन होंगे, उस पर डिस्कशन। आवर्त सारणी के कौन कौन तत्व उपधातु होते हैं, तो याद कीजिए भाई, उधर 18 अधातु था, आज अभी यहां पर 7 उपधातु मिल रहा है। 18 है अधातु, 7 उपधातु, अधातु और उपधातु मिलकर 25 हो गए। कुल तत्वों की संख्या आवर्त सारणी में 118 है। 118 में से 25 घटा दिए तो यह जो 93 बच गया, 93 जो बचा वही धातु है। अब भाई यहां से याद रखिएगा, उपधातु से क्वेश्चन आता है आएगा। उपधातु कौन कौन है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, स्टैटिन। अधातु उपधातु को छोड़ दिया जाए तो अन्य तत्व जो भी बचेगा वह धातु होगा, इसीलिए मैं धातुओं के लिए ये बात लिख दिया। दोस्तों, आज मैं जो भी आपको पढ़ाया उसमें मूल पॉइंट पुनः एक बार हम लोग समरी फॉर्म में रख लें। संक्षेप में मैंने पहले पढ़ाया कि कौन कौन तत्व द्रव अवस्था में होते हैं, कौन कौन गैसीय अवस्था में, तो उसी से पता चल गया था कि कौन कौन ठोस अवस्था में रहेंगे। फिर कौन कौन धातु है, कौन कौन अधातु है, कौन कौन उपधातु है, ये भी आप लोगों की जानकारी में मैं दे दिया। अब उस पर आधारित क्वेश्चंस, इनमें से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, इनमें से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। तो इसका तो कंसेप्ट अभी आप देखे हैं कि यह जिंक जस्ता का हम लोग बर्तन देखे हैं। तो यदि जस्ता ठोस अवस्था में नहीं रहता तो उसका बर्तन बनता। द्रव अवस्था में पारा है, क्या कहीं पारा का आप ग्लास देखे हैं क्या? पारा का आप थर्मस बोतल देखे हैं क्या? नहीं। तो जिंक ठोस अवस्था में है और पारा, कहीं आप देखे होंगे कि डॉक्टर साहब लोग मरीज का जब टेम्परेचर नोट करते हैं तो थर्मामीटर लाते हैं, और थर्मामीटर में रहता क्या है? वही पारा द्रव के रूप में है जो ताप के साथ एक्सपेंड कर रहा है और ताप का मेजरमेंट हो जाता है। आयोडीन, आयोडाइड साल्ट, आयोडाइड नमक, इसका मतलब है आयोडीन नमक के साथ है, किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। सल्फर गंधक आप लोग देखे भी होंगे, ये भी ठोस अवस्था में। तो अभी जो कंसेप्ट आपको दिए थे उसमें भी आप यदि याद कर लिए थे तो उसमें भी आपको ये बात मिल जाएगी। ये देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ से डील हुआ? द्रवावस्था में पाए जाने वाले तत्व पारा, गैलियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम और ब्रोमीन है। अब इसी से रिलेटेड पुनः एक क्वेश्चन देखिए ना, इसी में है, देख लीजिए। इनमें से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक, सावधान। इनमें से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? जो रट्टूमल है वह है, कुछ वो नहीं देखेगा, पारा को मारकर, पारा को ऐसे सेलेक्ट करके वो आ गया।
तब एग्जामिनर का पारा गरम हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी संजय सर का नोटसभा में मिला है कि ये सीजियम और गैलियम भी द्रवावस्था में रहते हैं। तब इसको जिसने कहा कि सर ये मैं मारकर गर्दा कर दिया, मैं कहूँगा कि अरे गर्दा नहीं, दूर हो गया तुम्हारा। इसका सही आंसर होगा सभी। यह जो एचजी कह रहा है वह गलत कह रहा है। ये आंसर नहीं होगा, केवल एचजी नहीं होगा, ये सभी तीनों तत्व द्रवावस्था में रहते हैं। चलिए आगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है? अभी पीछे डील किया हूं कि ब्रोमीन मात्र एक ऐसा अधातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। अतः इसका आंसर सी ब्रोमीन। अब पुनः कौन सा हैलोजन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? हैलोजन फैमिली ग्रुप, हैलोजन फैमिली वर्ग 17 के तत्व होते हैं। वर्ग को इंग्लिश में ग्रुप कहा जाता है। तो ग्रुप 17 के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाइटिन है। क्वेश्चन है कि कौन सा हैलोजन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो भाई यह फ्लोरीन जो है वह गैसीय अवस्था में रहता है, क्लोरीन भी गैसीय अवस्था में रहता है। अभी देखे हैं ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, और बच गया कौन? आयोडीन। तो वही आयोडीन हमारा ठोस अवस्था में होगा। अभी इसको मैं डील कर ही दिया। हाँ, अब देखिए पुनः खतरा, पुनः खतरा। थोड़ा जतरा बना लीजिएगा। मैं तो जब भी चलता हूं तो भगवान का नाम लेकर ही जतरा बनाकर चलता हूं। आप लोग थोड़ा भगवान का नाम लेकर जतरा बना लीजिए। यहाँ पर खतरा है, खतरा, सावधान। निम्नलिखित में से कौन उपधातु नहीं है? सिलिकॉन उपधातु है, जर्मेनियम भी उपधातु है, टाइटेनियम है। देखिए क्वेश्चन सेटर कितना दिमाग लगाया है। टेलुरियम उपधातु है लेकिन टाइटेनियम उपधातु नहीं है। तो लोग सोचेंगे कि ओ यही शायद टी था कि टीआई था, कंफ्यूजन। तो सावधान, यहाँ टीआई टाइटेनियम है, और टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, और यह है उपधातु नहीं, धातु होता है। और टेलुरियम जो है वह है उपधातु है। एंटीमनी जैसा कि लिस्ट में आप लोग देखे होंगे, यह है उपधातु है। तब कौन उपधातु नहीं है? तो सिलिकॉन उपधातु, जर्मेनियम उपधातु, एंटीमनी उपधातु, लेकिन टाइटेनियम उपधातु नहीं है। इसीलिए आंसर सी। निम्न में कौन धातु नहीं है? एससी। तभी आप 118 है, 118 तत्वों में से 18 अधातु और 7 उपधातु हटा दिए थे, तो 93 जो आया था वह धातु है। इसका मतलब उसमें यही देखिए कुछ 93 वाले में से कौन बचा हुआ दिखाई पड़ रहा है। गैलियम,
आपको मिल गया होगा। धातु में सल्फर अधातु है, बिस्मथ अधातु है। तो क्वेश्चन है कि कौन धातु नहीं है? तो स्कैंडियम, गैलियम और बिस्मथ ये तीनों धातु हैं, सल्फर अधातु है, इसलिए यही धातु नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगला वीडियो पुनः जो आएगा वह 10th क्लास का यूनिट 1 से क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में डिफरेंस से स्टार्ट होगा। मतलब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर से आप लोग पढ़कर तैयार रहिएगा। पुनः आपके सेवा में मैं उपस्थित हो जाऊंगा।